दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों, न्यायाधिकरण आदि में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 14,582 पदों को भरने के लिए संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी की कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 4 जुलाई 2025 से रात 11 बजे तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 5 जुलाई 2025 से रात 11 बजे तक रखी गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 9 जुलाई से 11 जुलाई 2025 से रात 11 बजे तक सुधार कर सकते हैं। सीबीटी पेपर वन की संभावित तारीख 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 रखी गई है। वहीं सीबीटी पेपर 2 दिसंबर 2025 में आयोजित हो सकती है। आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 309 3063 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर अभ्यर्थी आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं एसएससी की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा में पदों का विवरण और पे स्केल कितना रखा गया है। इसमें पहला पद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के लिए आयोजित किया जाएगा। ग्रुप बी के इस पद के लिए आयु सीमा समान वर्ग के लिए 20 से 30 साल रखी गई है। दूसरा पद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। ये आईबी के लिए भरा जाएगा। ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। तीसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए आयोजित किया जाएगा। ग्रुप बी के इस पद के लिए आयु सीमा समान वर्ग में 20 से 30 साल रखी गई है। चौथा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 20 से 30 साल रखी गई है। पांचवा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एयरफोर्स हेडक्वार्टर के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 20 से 30 साल रखी गई है। छठा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। सातवां असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। आठवां पद है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी के लिए ग्रुप सी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 20 से 30 साल रखी गई है। नौवां है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 10वां है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीआईसी के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 11वां है इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 12वां है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 13वां है सब इंस्पेक्टर सीबीआई के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 20 से 30 साल रखी गई है। 14वां है इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 15वां है इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। छठा है स्टेशन हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 17 है असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 18 है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 19वां है रिसर्च असिस्टेंट एनएचआरसी के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 20वां है डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर सी एंड एजी ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 21वां सब इंस्पेक्टर एनआईए के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 22वां है सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 23वां है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में ग्रुप बी के इस पद के लिए समान वर्ग में आयु सीमा 18 से 32 साल रखी गई है। 24वां है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ग्रुप बी के इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 25वां है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सीबीटीटी के लिए ग्रुप बी के इस पद के लिए
सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। 26वां है ऑडिटर ऑफिसर्स अंडर CNG के लिए ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 27वां है ऑडिटर ऑफिसर्स अंडर CGDA ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 28वां है ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 29वां है अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर CNG के लिए ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 30वां है अकाउंटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 31वां है अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के लिए ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 35वां है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 33वां है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के लिए ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 34वां है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 35वां है टैक्स असिस्टेंट CBDT में ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 36वां है टैक्स असिस्टेंट CBIC के लिए ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। 37वां है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में ग्रुप सी के पद के लिए सामान्य वर्ग में आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। क्रम संख्या 1 से 16 तक के पदों के लिए पे स्केल 44,900 से 1,42,400 पर रखा गया है। इन पदों का लेवल 7 है। क्रम संख्या 17 से 25 तक के पदों के लिए पे स्केल 35,400 से 1,12,400 पर रखा गया है। इन पदों का लेवल 6 है। क्रम संख्या 26 से 31 तक के पदों के लिए पे स्केल 29,200 से 92,300 पर रखा गया है। इन पदों का पे लेवल 5 है। वहीं क्रम संख्या 32 से 37 तक के पदों के लिए पे स्केल 25,500 से 81,100 रुपये रखा गया है। इन पदों का पे लेवल 4 है। सभी पदों के लिए आरक्षित वर्गों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट और आयु में छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड निम्न प्रकार से है। SC/ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं OBC को 3 साल, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 साल, OBC कोटि में दिव्यांग श्रेणी को 13 साल, SC/ST कोटि में दिव्यांग श्रेणी को 15 साल और पूर्व सैनिकों को आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा भरी गई जन्मतिथि तथा मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को आयोग द्वारा आयु निर्धारण के लिए स्वीकार किया जाएगा। बाद में इसमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं SST की परीक्षा के लिए वैकेंसी और आरक्षण क्या रखा गया है। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 में लगभग 14,582 रिक्तियां हैं। हालांकि रिक्तियों की निश्चित संख्या समय आने पर निर्धारित की जाएगी। अगर कोई रिक्ति होगी तो उसकी अद्यतन जानकारी पदवार एवं श्रेणीवार रिक्तियों के साथ आयोग की वेबसाइट ssc.gov.in पर समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। SC, ST, OBC, EWS, पूर्व सैनिक और PW उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणी के पदों सेवाओं के लिए आरक्षण जहां भी लागू और स्वीकार होगा। मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार भर्ती करने वाले मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, कैडरों द्वारा निर्धारित और सूचित किया जाएगा। पूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां केवल ग्रुप सी पदों के लिए आरक्षित हैं। दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न मानकों पर पदों की उपलब्धता के लिए उम्मीदवार वेब लिंक divyangjan.pwd.in/content/upload/files/files/224370.pdf देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को 12 स्टैंडर्ड गणित में कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के सभी 6 सेमेस्टर में सांख्यिकी विषय का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। अन्य सभी पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जो उम्मीदवार स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं वे भी आवेदन के पात्र हैं। हालांकि उनके पास 1 अगस्त 2025 तक के आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप क्या रखा गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 स्तरों टीयर 1 और टीयर 2 में निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के कुल 4 पेपर होंगे। इन चारों पेपर में प्रश्नों की संख्या क्रमशः 25-25 रहेगी। वहीं अधिकतम नंबर 50-50 निर्धारित किए गए हैं।
इसके लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे की अवधि दी जाएगी, वहीं स्क्राइब की मदद लेने वाले अभ्यर्थियों को 1 घंटे 20 मिनट की अवधि दी जाएगी। टीयर 1 केवल ऑब्जेक्टिव प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा। प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की कटौती की जाएगी। आइए देखते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन का प्रारूप क्या रहेगा। टीयर 2 में पेपर 1 2 सेशन के रहेंगे। इसमें पहला सेशन 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जबकि दूसरा सेशन 15 मिनट का आयोजित किया जाएगा। पहला सेशन 3 सेक्शन में विभाजित होगा। इसमें सेक्शन ए में मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में प्रश्नों की कुल संख्या 60 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। इस सेक्शन ए में अधिकतम नंबर 180 रहेगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 70 रहेगी। इसमें ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। इसके लिए अधिकतम 210 नंबर निर्धारित किए गए हैं। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। इसके लिए अधिकतम 60 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थी यहाँ ध्यान दें कि सेशन 1 के, सेक्शन ए और सेक्शन 2 के लिए अलग अलग 1 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। वहीं स्टाफ की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को दोनों पेपर में अलग अलग 1 घंटे 20 मिनट की अवधि प्रदान की जाएगी। इस तरह सेशन 1 में दोनों सेक्शन हल करने के लिए समान उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। वहीं सेशन 1 के सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को 15 मिनट की अवधि दी जाएगी। वहीं स्क्राइब की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को 20 मिनट की अवधि दी जाएगी। सेशन 2 के सेक्शन 4 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट की जांच की जाएगी। इसमें उम्मीदवारों को 1 डाटा एंट्री टास्क करना होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 15 मिनट की अवधि दी जाएगी। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को 20 मिनट की अवधि प्रदान की जाएगी। टीयर 2 में पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का रहेगा। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को 2 घंटे 40 मिनट की अवधि प्रदान की जाएगी। टीयर 2 में पेपर 1 एक ही दिन में 2 सत्रों सेशन 1 और सेशन 2 में आयोजित किया जाएगा। टीयर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 का आयोजन अलग अलग शिफ्ट दिन में किया जाएगा। पेपर 1 सभी पदों के लिए अनिवार्य होगा। पेपर 2 केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 2 पदों के लिए आवेदन करते हैं। पेपर 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का संचालन शामिल होगा। पेपर 1 की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 के सभी सेक्शन को अलग अलग उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पेपर 1 के तीनों सेक्शन में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। टीयर 2 पेपर 1 और पेपर 2 में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पेपर 1 के सेक्शन 4 को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में रहेंगे। पेपर 1 का सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित अनिवार्य टेस्ट होगा, लेकिन यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 2 के जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। टीयर 1 परीक्षा में उत्तीर्ण सभी उम्मीदवारों के लिए टीयर 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। टीयर 2 में सभी उम्मीदवारों को पेपर 1 के सभी चारों सेक्शन में उपस्थित होना आवश्यक होगा। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है तो आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना रिजल्ट जारी करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अंतिम आंसर कीज डाली जाएगी। उम्मीदवार आंसर कीज देख सकते हैं और अपना निवेदन अगर कोई हो तो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन में दी गई परीक्षा की तारीख संभावित है। परीक्षा की तारीख में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित विभाग और संगठन के द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। आइए देखते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन करना ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी विज्ञापन के अनेक्सर 3 और अनेक्सर 4 में दी गई है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुनें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पहले से अपनी तस्वीर मौजूद होना जरूरी नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की तस्वीर खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उद्देश्य के लिए उम्मीदवार को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा या बैठना होगा। परीक्षा में अभ्यर्थी की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई फोटो के अनुसार होनी चाहिए। उम्मीदवारों को स्कैन किए गए हस्ताक्षर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 10 से 20 केबी के बीच अपलोड करना होगा। वही हस्ताक्षर का आकार लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए।
आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वही महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर या रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें सही तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार प्रवर्तन करने के बाद अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 200 रुपये का एक समान शुल्क लगाएगा। दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 500 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग और श्रेणी कुछ भी हो। केवल नवीनतम संशोधित परिवर्तित आवेदन को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा एसएससी के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले राज्यों में आयोजित की जाएगी। इससे पहला है सेंट्रल रीजन, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा है ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इसमें पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, सूरी, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, बालासोर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, ढेंकानाल, गंगटोक, कोलकाता और सिलीगुड़ी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालांकि आयोग विज्ञापन में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नई परीक्षा केंद्र जोड़ने या उक्त सूची में किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य परीक्षा केंद्र के आवंटन का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।